हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट और जो बोर्ड के इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राउल्ट का नियम। ये अगर बोर्ड में बात करें तो मैक्सिमम 4 मार्क्स में पूछा जाएगा और बेहद यानी कि अति महत्वपूर्ण है। तो इसको मैं चाहूंगा कि जो भी बच्चा बोर्ड में है इस बार 12th क्लास में है तो राउल्ट के नियम को बिल्कुल पढ़ना है और पढ़ करके जाना है और अच्छे से समझ करके जाना है। तो ये पढ़ते हैं, सीखते हैं राउल्ट का नियम है क्या। राउल्ट का नियम पढ़ने से पहले हमें एक शब्द की जानकारी होनी चाहिए भाई। वो क्या है बेटा? वो है वाष्प दाब। वाष्प दाब होगा क्या? तो बचपन में पढ़े थे आप लोग, संघनन, वाष्पन। वाष्पन क्या होगा? मतलब कोई द्रव है, द्रव के वाष्प में बनने की जो प्रक्रिया है वाष्पन है। और उस द्रव के वाष्प बनने की जो क्रिया है वो क्या है? वाष्पन है। और सिमिलर जो वाष्प के द्रव बनने की प्रक्रिया है वो क्या है? संघनन है। अब वाष्प दाब क्या होगा? ध्यान से सुने। किसी निश्चित ताप पर जो वाष्प है वो वाष्प जब द्रव बन रही तो द्रव की सतह पर उस वाष्प के द्वारा जो दाब लगेगा वही कहलाएगा वाष्प दाब। क्या कहा हमने? चित्र के माध्यम से समझेंगे। मतलब मेरे पास एक पात्र में द्रव है, पानी मानने लायक। तो क्या होगा अगर यहां से इसको वाष्प बना जाए, गैस बना जाए, तो यानी कि अगर यहां से मोलिक्यूल निकले द्रव के अणु निकल रहे तो वो क्या, वो घटना कहलाएगी बेटा वाष्प। अब क्या होगा, जो मोलिक्यूल ये वेपर की फॉर्म में जो निकल रहे थे अगर ये वापस से एंटर कर रहे किसमें? विलायक में, तो ये घटना कहलाएगी हमारी संघनन। अब वाष्प दाब क्या होगा? वाष्प दाब सुनिए आप लोग। ये जो वाष्पन की क्रिया है ना, जो वाष्प के अणु जब वापस संघनन कर रहे होंगे साम्य अवस्था पर तो ये द्रव की सतह पर एक दाब लगाएंगे और वही दाब कहलाएगा वाष्प दाब कहलाएगा। डेफिनेशन लिख दे रहा भाई मैं, समझे यहां पे। वाष्प दाब क्या होगा बेटा? स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर किसी द्रव का साम्य अवस्था, साम्य अवस्था में उसकी वाष्प द्वारा, उसकी वाष्प द्वारा द्रव की सतह, द्रव की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। मतलब स्थिर ताप होना चाहिए और दूसरी कंडीशन क्या है? साम्य अवस्था, यानी कि जहां पर संघनन और वाष्पन दोनों बराबर हो उस अवस्था में वाष्प के द्वारा जो इस द्रव की सतह पर जो दाब लगेगा वही क्या कहलाएगा भाई? वही कहलाएगा हमारा वाष्प दाब। अब वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो ये होगा बेटा वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। तो जो महत्वपूर्ण कारक है उनमें से पहला होगा बेटा द्रव की प्रकृति। द्रव की प्रकृति, तो देखो द्रव की प्रकृति कैसे डिफाइन करेंगे? हमें पता है कि जो द्रव मॉलिक्यूल है या कोई भी है उसमें क्या होगा भाई? उसके अणुओं के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल होगा। अब अगर अंतराण्विक आकर्षण बल प्रबल है तो सीधी सी बात है उसका वाष्प दाब कैसा होगा भाई? कम होगा। और अगर अंतराण्विक आकर्षण बल कैसा है? दुर्बल है, तो वाष्प दाब क्या होगा? अधिक होगा। लिखते रहा मैं, यदि द्रव के अणुओं के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल, आकर्षण बल प्रबल हो तो द्रव का वाष्प दाब अधिक, सॉरी प्रबल के लिए क्या होगा भाई? कम होगा। तो द्रव का वाष्प दाब कम होता है। और यदि
अंतराणविक आकर्षण बल दुर्बल हो तो वाष्प दाब अधिक होता है। जैसे मान लिया हमारे पास दो द्रव ले लें हम। जैसे मान लिया पारा, भाई द्रव धातु है और दूसरा ले बेटा अपने पानी। तो हमें पता भाई पारा क्या होगा, गाढ़ा होगा। और जब गाढ़ा होगा तो क्या होगा, मतलब इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसके जो अणु है उनके बीच क्या है, अंतराणिक आकर्षण बल प्रबल है। तो इसी कारण क्या होगा, जो पारे का वाष्प दाब होगा वो क्या होगा भाई, कम होगा। सिमिलर अगर हम पानी की बात करें तो पारे के मुकाबले ये कैसा है भाई, पतला है। और पतला है मतलब क्या है, इसके बीच जो अंतराणिक आकर्षण बल है वो कैसा होगा, दुर्बल होगा। इसी कारण इसका जो वाष्प दाब होगा वो क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। यानी अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें। सिमिलर डाई एथिल ईथर ले लें भाई। डाई एथिल ईथर और दूसरा अल्कोहल। तो यहां पे क्या होगा भाई, जो डाई एथिल ईथर होगा इसका वाष्प दाब अधिक होगा और जो अल्कोहल होगा इसका वाष्प दाब कम होगा। अधिक क्यों होगा भाई, जैसा लिखिए, क्योंकि इसके अणुओं के मध्य क्या होगा, अल्कोहल के मुकाबले अंतराणिक आकर्षण बल दुर्बल होगा और अल्कोहल में क्या होगा भाई, प्रबल होगा। अब बात करें आगे, द्रव विलयन। अभी तक यानी कि राउल्ट के नियम में जो ये शब्द यूज होंगे भाई, इनको समझने की कोशिश कर रहे हैं अभी हम। अभी राउल्ट की एंट्री नहीं हुई यहाँ पे। अभी राउल्ट के नियम से जो, यानी कि राउल्ट के नियम में हम जो शब्द पढ़ने वाले हैं उसको समझने वाले हैं। तो उसके नियम में जो शब्द प्रयोग होंगे अभी उनको समझने जा रहे हैं। तो द्रव विलयन, द्रव विलयन क्या होंगे बेटा, यानी जिसमें विलायक भी द्रव हो और विलेय भी द्रव हो, दोनों द्रव हो। तो मान लिया अगर दोनों के दोनों, यानी मैंने कहा विलायक भी द्रव होगा और भाई विलेय भी द्रव होगा, और दोनों से मिलकर के क्या बन गया भाई, मान लिया विलयन बना। तो क्या हुआ, और दोनों जो है विलायक और विलेय दोनों यहाँ पे वाष्पशील है। क्या है भाई, वाष्पशील। तो क्या होगा, मान लिया अगर यहाँ पे विलायक इसका वाष्प दाब Pa हो और विलेय का वाष्प दाब Pb हो और विलयन का वाष्प दाब Ps हो। मतलब क्या बात निकल के आई, अगर हमारे पास विलायक और विलेय दोनों क्या हो भाई, वाष्पशील हो, उन दोनों से अगर हम जो विलयन बनाएंगे तो जो विलयन का वाष्प दाब होगा ना अब, वो विलेय और विलायक दोनों के वाष्प दाब के योग के बराबर होगा। इसको ऐसे लिख सकेंगे भाई, यानी Ps बराबर होगा Pa प्लस Pb। फिर से सुने क्या बोला मैंने कहा कि अगर हमारे पास विलेय और विलायक दोनों कैसे हैं भाई, द्रव अवस्था में, और दोनों कैसे हैं, वाष्पशील हैं, तो जो विलयन का वाष्प दाब होगा वो विलेय के वाष्प दाब और विलायक के वाष्प दाब का योगफल होगा। तो अब क्या हुआ, राउल्ट ने यहां पर इसका अध्ययन किया और किस पर, यानी कि द्रव विलयन कोई वाष्पशील है तो राउल्ट ने उसका अध्ययन किया और तब जाकर के अपना एक नियम प्रतिपादित किया। और वह नियम क्या कहलाया, हमारा राउल्ट का नियम। राउल्ट ने जो नियम दिया भाई, ये दिया उन्होंने 1887 में। ये फ्रांस के थे, फ्रांसीसी की रसायनज्ञ थे, फ्रांस के। तो जानते हैं राउल्ट का नियम होगा क्या, समझे। मान लीजिए भाई मेरे पास एक पात्र है, इसमें विलेय और विलायक दोनों द्रव है। मैं मान रहा कि जो ए है वो विलायक है और जो बी है वो क्या है भाई, विलेय है। अब क्या हुआ, राउल्ट के नियम अनुसार दोनों क्या है, द्रव है और दोनों के दोनों वाष्पशील द्रव है भाई। क्या है, दोनों वाष्पशील द्रव। अब इनसे मिलकर के जो विलयन बनेगा ना, राउल्ट ने क्या कहा कि जो इनसे मिलकर के विलयन बनेगा उस विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो इस अवयव के मोल अंश के समानुपाती होगा। मतलब अगर हम अवयव ए का मोल अंश, ए का वाष्प दाब निकालेंगे विलयन में, तो वो ए के मोल अंश के समानुपाती होगा। और अगर विलयन में बी का आंशिक वाष्प दाब निकालेंगे तो वो बी के मोल अंश के समानुपाती होगा। मतलब लिख दे रहा मैं यहां पे, इस नियमानुसार
स्थिर ताप पर किसी द्रव विलयन में अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के मोल अंश के समानुपाती होता है। तो ध्यान से पढ़े एक बार फिर से। इस अनुसार स्थिर ताप पर, सबसे पहले इनके कंडीशन लगा दिया, ताप कैसा होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। किसी द्रव विलयन में अवयव का जो आंशिक वाष्प दाब होगा वो उसी अवयव के, जिसके आंशिक दाब की बात करें, मोल अंश के क्या होगा भाई, समानुपाती होगा। अब मान लीजिए मेरे पास विलयन, जैसा मैंने यहाँ पे चित्र में भी दिखाया गया है आपको, मैं चलो चित्र की बात ही ऊपर लिख दे रहा भाई। माना किसी द्रव विलयन में विलायक A तथा विलेय B है, जिनके विलयन में वाष्प दाब क्रमशः PA व PB है तथा मोल अंश भी क्रमशः XA व XB है। तो राउल्ट के नियमानुसार क्या कहा हमने कि मान लिया द्रव विलयन है जिसमें विलायक A है, विलेय B है। विलायक में जो वाष्प दाब है किसका भाई, सॉरी विलयन में जो वाष्प दाब है A का वो PA है, और जो B का वाष्प दाब है वो कितना है, PB है। PA का जो मोल अंश है XA तथा B का जो मोल अंश है वो XB है। तो राउल्ट ने क्या कहा, ध्यान से सुने, राउल्ट ने कहा था कि विलयन में जिसका भी हम क्या निकाल रहे हैं भाई, वाष्प दाब निकाल लेंगे, यानी कि जैसे PA का या PB का, तो वो प्रोपोर्शनल होगा, यानी समानुपाती होगा किसके भाई, अगर A का निकाल रहे तो A के मोल अंश के, और अगर B का निकाल रहे तो B के मोल अंश के। यहां से क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, तो यहां से आ जाएगा PA बराबर PA नॉट XA, और यहां से दूसरा आ जाएगा PB बराबर PB नॉट XB। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब बात करें, अभी एक इक्वेशन लिखी थी मैंने कि अगर किसी विलयन का वाष्प दाब PS मान लें और उस विलयन में उपस्थित अवयव अलग अलग, उनके जो वाष्प दाब होंगे वो PA और PB हो, तो जो विलयन का वाष्प दाब होगा वो उन दोनों के योग के बराबर होगा, अभी पढ़े थे। तो इसको मान लें समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 1 व 2 के मान जो है समीकरण 3 में रख दो, तो यहां से क्या आ जाएगा भाई, यहां से आ जाएगा आपका बेटा PS बराबर PA की वैल्यू पुट करो भाई, तो PA की वैल्यू हो जाएगी बेटा PA नॉट XA और प्लस PB नॉट XB। अब क्या करेंगे भाई, यहां से आपको पता है पढ़े थे आप मोल अंश, तो द्विवंगी मोल अंश में पढ़े थे कि दोनों अवयवों का अगर मोल अंश निकले तो उनका योग हमेशा 1 होगा, चूंकि XA प्लस XB कितना हो गया भाई, हमेशा 1 हो गए। तो यहां से क्या लिख सकूंगा मैं, XA बराबर 1 माइनस XB लिख सकेंगे भाई। तो XA का ये मान इक्वेशन नंबर 4 में रख दो भाई, XA का ये वाला मान कहां पे, यहां पे रखो। तो PS एज इट इज बेटा, यहां से PA नोट जू का तू, XA की जगह क्या भाई 1 माइनस XB रख देंगे, प्लस यहां से
पी बी नोट एक्स बी जू का तो। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब यहां से क्या होगा भाई, पी एस बेटा एज इट इज बराबर पी ए नोट, मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो ऐसा होगा पी ए नोट और माइनस पी ए नोट एक्स बी और प्लस पी बी नोट एक्स बी। अब देखो प्लस यहाँ पे ये माइनस है, तो प्लस माइनस को पहले लिख लो या बाद में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी इस वाली बात को मैं बिल्कुल ऐसे लिख रहा, पी एस एज इट इज, पी ए नोट एज इट इज, इस पी बी नोट को मैं पहले लिख दे रहा भाई, तो प्लस यहां से बेटा पी बी नोट एक्स बी, और इसको बाद में लिख दे रहा माइनस पी ए नोट एक्स बी। अब यहां से फिर पी एस एज इट इज, पी ए नोट बी जू का तो। अब देखो एक्स बी इसके पास है, एक्स बी इसके पास है, तो दोनों से क्या कर लो, कॉमन उठा लो भाई। तो ऐसे कॉमन उठा लेंगे जब हम इसको भाई एक्स बी को, तो ये आ जाएगा हमारे पास पी बी नोट माइनस पी ए नोट, और यही जो कहलाया हमारा यानी कि राउल्ट के नियम का व्यंजक कहलाया। हालांकि आगे भी पढ़ेंगे हम इस पर चर्चा भी आगे भी करेंगे, जब अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ेंगे तो वहां पे एक टॉपिक आएगा वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, बार रिलेशन समझेंगे इसमें, और किसमें वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन में। अब जान लो ये क्या क्या हो, देखो पी ए नोट और पी बी नोट के बारे में चर्चा नहीं की मैंने अभी, पी ए नोट और पी बी नोट है क्या। पी ए नोट होगा बेटा जो शुद्ध विलायक होगा, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और पी बी नोट क्या होगा, शुद्ध विलेय का वाष्प दाब। लिख दे रहा मैं कौन क्या क्या है यहाँ पे भाई, जहां पी एस विलयन का वाष्प दाब है, पी ए नोट शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, पी बी नोट शुद्ध विलेय, शुद्ध विलेय का वाष्प दाब, और जो एक्स बी है, एक्स बी होगा भाई, चलो यहीं पे लिख दे रहा मैं, एक्स बी होगा बेटा विलेय का मोल अंश, विलेय का मोल अंश, मोल प्रभाज भी कहने भाई इसको। तो ये था राउल्ट का नियम। अब क्या होगा, राउल्ट के नियम की कुछ सीमाएं भी हैं, तो देखते हैं राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या क्या है। सबसे पहली सीमा है कौन सी भाई, कि ये हमेशा तनु विलयनों पर ही लागू होगा, सांद्र विलयनों पर ये काम नहीं करेगा। तो लिख दे रहा मैं इधर राउल्ट के नियम की सीमाएं। राउल्ट के नियम की सीमाएं, सीमाएं मतलब जहां पर राउल्ट का नियम काम नहीं करेगा। तो सबसे पहला है भाई, यह नियम केवल तनु विलयनों, तनु विलयनों पर ही, तनु विलयनों पर ही लागू होता है। नंबर 2, यह नियम केवल उन विलयनों पर लागू होता है जिनमें विलेय पदार्थ विद्युत अनपघट्य हो। नंबर 3, यह नियम केवल ताप स्थिर होने पर ही लागू होता है। एक और नंबर 4, कौन सा भाई, यह नियम तभी लागू होगा जबकि विलयन
में संगुणन न हो, संगुणन न हो। देखो एक शब्द है यहाँ पे भाई संगुणन, संगुणन हो गया क्या? संगुणन होगा बेटा, मान लिया हमारे पास दो अभिकारक हैं और वो जुड़ करके किस फॉर्म में, यानी कि 2a किस फॉर्म बना ले, a2 में, तो इसे कह देंगे हम a का संगुणन है। तो ये नहीं होना चाहिए, तभी क्या करेगा राउल्ट का नियम काम करेगा। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और ध्यान से पढ़ा भी होगा, समझा भी होगा। तो बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें और क्या करें, बोर्ड में अच्छे अंक प्राप्त करें। तो नित्यम क्लासेस से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर।